प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 2023 और 24 के लिए जो एनसीईआरटी न्यू सिलेबस आया है 30% कट कर जो आया है, इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और एंड तक पढ़ाएंगे। जो सिलेबस के अंदर है उसी को पढ़ाएंगे, बाकी जो सिलेबस के अंदर नहीं उसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें जो 1.1 प्रमेय है और ये प्रमेय क्या कहती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। प्रमेय से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इस प्रमेय में बस इतना बताना है कि ये प्रमेय कह क्या रही है, ठीक है। देखो ये क्या है अपने पास, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, पहली बात तो ये समझेंगे कि यहां से ये भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अद्वितीय क्या होता है, ठीक है। और गुणनखंड तो हम जानते ही 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके एक से यानी जिसके दो से अधिक क्या हो, भाजक हो, या जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे अपने पास ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... ठीक है। इनमें से ये पढ़ेंगे कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य। प्रमेय को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 को देखो, 3 में 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। 4 को देखते हैं भाई, 4 में 4 का 2 और 1 का 2, इसके अलावा देखो इसमें 2 का भी जा रहा है भाई। जिसमें 2 से अधिक भाजक हो वो भाज्य संख्या। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है। ये वाली क्या है भाई, भाज्य, और ये दोनों क्या है भाई, अभाज्य, ठीक है। जिसके गुणनखंड 2, जिसके भाजक 2 वो तो अभाज्य है, और जिसके 2 से अधिक क्या है, भाजक या गुणनखंड, वो क्या कहलाएगी भाई, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो 5 को देखेंगे भाई, 5 में 5 का जाएगा और 1 का जाएगा। यदि स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, यानी उसी संख्या का भाग, यानी 5 में 5 का 2 और 1 का 2, अब इनके अलावा किसी संख्या का भाग जाएगा तो भाजक है, अन्यथा भाजक भाज्य है, अन्यथा क्या है, अभाज्य। यदि स्वयं का, देखो अभाज्य की परिभाषा क्या है, अभाज्य यदि स्वयं का भाग और 1 का भाग, ठीक है, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। यदि स्वयं संख्या यानी उसी संख्या का भाग जाए और 1 का भाग जाए तो अभाज्य है, अन्यथा भाज्य है। अब देखो ये भी क्या कहलाएगी, फिर अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य कहलाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, अब 6 को देखो भाई, 6 में देखो 6 का 2 पहले 1 का 2, यानी स्वयं का 2 और 1 का 2। अब इसके अलावा देखो किसका जाएगा, 3 का जाएगा, किसका जाएगा, 2 का भी जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, भाज्य। क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी, ठीक है। अब 8 को देखो, 8 में देखो किस किस का जाएगा, 8 का 2 पहले तो, इसके अलावा 1 का, 4 का जाएगा, 2 का जाएगा, ठीक है। ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। अब 7 को देखो भाई, 7 में 7 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभाज्य। इसमें 4 का जाएगा भाई, 2 का भी जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। तो भाज्य और अभाज्य की कहानी समझ आ गई होगी। अब देखो, अच्छा अब इसको समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखो तो ये कह रहा है कि किसी, दोबारा देख लो, कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के
रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का अर्थ होता है एक, यूनिक, ठीक है, मतलब इसका जैसा दूसरा नहीं। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? यूनिक या एक या इसका जैसा दूसरा नहीं, ठीक है। देखो यानी किसी भी भाज्य संख्या को, यानी हम क्या पढ़ेंगे, देखो वहां से किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे मान लो मैंने ले ली 30, इसका मैंने किया सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दो का भाग जाएगा पहले। अच्छा, इसके अलावा इसमें किसका जाएगा भाई? 2 का जाएगा कितनी बार? 15 बार। अब देखो 15 में किसका जाएगा? देखो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा, या तो 2 का जाएगा या 3 का या 5 का या 7 का या 11 का या फिर 13 का या फिर 17 का या फिर 19 का या फिर 23 का, डॉट 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 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है, यानी 1 से लेकर 30 तक 8 अभाज्य संख्याएं। अच्छा देखो, तो इसका मतलब यह है कि अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। अब इसमें हम चाहे तो 30 का भाग दे देंगे, चाहे तो इसमें 15 का भाग दे देंगे, लेकिन नहीं, ना तो 30 का देना है ना 15 का देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि 30 एक भाज्य संख्या है, 15 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। भाई 30 को देखो, 30 में 30 का जाएगा, 15 का जाएगा, ठीक है, इसके अलावा 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, 5 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, ठीक है। मतलब जिसके 2 से अधिक भाजक हो या गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या है, और हमें भाज्य संख्या का भाग हमें कभी भी नहीं देना है। यानी किसका देना है? फिर अभाज्य संख्याओं को देना। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। अगर 19 का नहीं जाएगा 23 का, 23 का नहीं जाएगा फिर 29 का, ठीक है। यानी हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, ये बात क्लियरली याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब 2 का नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा? भाई 2 के लिए नियम क्या है कि पीछे या तो सम संख्या हो या फिर क्या हो? 0, या तो 0 आ जाए अंक लास्ट में, अंक कितना देखो, विषम संख्या पीछे 5 है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए नियम क्या भाई? विषम हो, और विषम में भी शर्त होनी चाहिए क्या? विषम 3 का योग हो, 3 का गुणज, सॉरी 3 का गुणज हो, 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 के गुणज का अर्थ है जो 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। अब देखो यानी जिनमें 3 का भाग जाता है। अच्छा, 5 का भाग कब जाएगा? या तो लास्ट अंक 5 आ जाए या फिर क्या आ जाए भाई? 0 आ जाए, ठीक है। अब देखो किसका जाएगा इसमें? 5 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, ठीक है। 5 का दे पहले, 3 का दे पहले, 3 का दे, ठीक है। 3 का जाता ही नहीं जाता, 3 का जा रहा है, 5 बार जा रहा है 5 का। अब देखो 5 में तो स्वयं 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, यानी 5 का ही जाएगा, यानी क्या जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी इस 30 को मैं कैसे लिखूंगा भाई? 30 को लिखूंगा मैं 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसी 30 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखो 5 का दूंगा मैं, ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर देखो 3 का दे लो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 1 बार, ठीक है। या इस 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो वहां से, यहां पे कर रहा हूं इसको मैं, 3 का दे रहा हूं 10 बार, फिर 2 का दे रहा हूं 5 बार, फिर 5 का दे रहा हूं 1 बार, ठीक है। यदि इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 2 × 3 × 5, और इसको लिखूंगा मैं इस वाले को, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो इसको लिखूंगा 5 × 3 × 2, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? इसी को यहां पे लिख रहा हूं, तो 3 × 2 × 5। अब इनके क्रम को कैसे भी लिख लो, ये हमेशा अद्वितीय ही आएगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक, यानी यूनिक, यानी यहां पर 2 की घात 1 ही आएगी, 3 की घात, पहले देखो, पहले जब हमने किया था, जब क्रम से किया था तो 1 आई थी 2 की घात, बाद में 3 की। अच्छा देखो,
अच्छा, और 3 की घात 1 आई थी, 5 की घात भी कितनी आई थी? 1। अच्छा, उसके बाद जब हमने क्रम को बदला तो 5 की घात भी 1 ही है, 3 की घात भी 1 ही है और 2 की घात भी कितनी? 1 ही है। और ऐसे ही फिर और क्रम को बदला तो 3 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात भी 1। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो मैं यहां से इनको हटाता हूं। जैसे मैं लेता हूं 20 में मैं 2 का भाग दूंगा, 10 बार जाएगा, फिर 2 का दूंगा, 5 बार जाएगा, फिर 2 5 का ही जाएगा। अब तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी इसका क्रम 20 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 कितनी बार है? 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, अब मैं फिर 20 का फिर बिना क्रम दे रहा हूं, यानी क्रम को छोड़कर। अब देखो, यानी 5 का दूंगा, 5 चौक 20, अब 2 का दे रहा हूं 2 बार, फिर 2 का दे रहा हूं 1 बार। यानी इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? 5 1 बार है और 2 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब यह है कि पहले भी 2 की घात 2 ही थी और बाद में भी 2 की घात 2 ही है। ठीक है, यानी क्रम को कैसा ही बदल दो तो हमेशा वो जो इनका जो ये आती, जो कोटि आती है, जो घात आती है, वो हमेशा क्या आती है? अद्वितीय ही आती है, यानी एक ही आती है। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी किसी भी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। ये हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या कर दिया? गुणनखंडित कर दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है कि तथा इनका क्रम, अभाज्य संख्याओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो ये अद्वितीय होता है मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, ये होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये करा कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होती है। यानी 4 की जो पावर n है इस पर विचार करना है और ये हमें जांच करना है कि n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यदि मैं n का कोई भी मान रखूं, क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगा? 4 पावर n के लिए यदि n का मान मैं कोई भी रखूं, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 कोई भी मान रखूं, तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगा? अब देखो, इसको करते हैं हम। 4 की पावर n दे रखी है अपने लिए। ठीक है, n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यानी n का मैं मान रखता हूं यहां से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, n का मैं कोई भी मान रखता हूं यहां से, तो यहां पर मैं n का मान 1 रखूंगा। देखो, तो यह आएगा 4। n का मान मैं 2 रखता हूं, तो यहां से आएगा ये 16। n का मान मैं 3 रखता हूं, तो यह आएगा यहां से 64। n का मान 4 रखूंगा, तो यह आएगा 216। n का मान मैं 5 रखूंगा यहां से, तो यह 1024। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 मान रखता जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें यह देखना है कि क्या ये n के किसी भी मान पर अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त होता है। देखो, पहले 4 पर होता है, उसके बाद 6 पर होता है, उसके बाद 4 पर, 6 पर, 4 पर, फिर 6 पर, फिर 4 पर, यही क्रम चलता रहेगा। अब देखो वहां से, तो क्या शर्त होनी चाहिए कि जो 0 पर समाप्त हो जाए? अब देखो, जैसे अपने पास एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां से, ये 10 है, ये 30 है, ये 40, यानी जिसमें 0 आ रहा लास्ट में। देखो यहां से, ये 70 है, ये 70 ले लिया आपने। ठीक है, अच्छा देखो, 10 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 5, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 × 5। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूं? 3 × 10, और 10 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 5। इस वाले 10 को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब देखो वहां से 40, 4 × 10 लिखूंगा, और 10 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 2 × 5। ठीक है, अब देखो वहां से 7 × 10, इसका मतलब
10 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, 2 इंटू 5। तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसमें अभाज्य गुणनखंड में, जिसके अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 और 5 उपस्थित हो। यानी जरूरी है कि अंक 2 और 5 बिल्कुल निश्चित रूप से यानी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, देखो यहां से। तो इसका मतलब यह है, ठीक है, इसका मतलब यह है यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 और 5 निश्चित रूप से होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या होने चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, जरूरी है, अनिवार्य, कंपलसरी। अब देखो हमारे लिए दे रखा है 4 की पावर n, क्या दे रखा है, 4 की पावर n दे रखा है। यदि मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो यह आएगा 2 इंटू 2 की पावर n। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 4 की पावर n में अंक 2 तो है, लेकिन ऐसे लिखेंगे, सॉरी, यानी 4 की पावर n के यहां से के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 तो है, लेकिन क्या नहीं भाई, क्या नहीं है क्या नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं है, नहीं है, इसलिए, या फिर ऐसे लिख दो, अतः n के किसी मान के लिए n का कोई भी मान रख दो, 4 की पावर n कोई भी मान रख दो, 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बात आ गई समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यानी एग्जाम्पल नंबर अपना कौन सा था, 4 था शायद। ठीक है, पता नहीं कौन था, 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1, उसका ये आंसर है। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड में क्या होने चाहिए, 2 और 5, क्या होने चाहिए, 2 और 5, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, यानी शून्य को लाने के लिए क्या होनी चाहिए, 2 और 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ही आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए n का मैं कोई भी मान रख दूं इसमें तो ये क्या, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे अनंत तक मान रख लो, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, समाप्त होने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे हम, देखो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। अच्छा, पहले बात ये जांचेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। देखो यहां से 6 और
20, क्या करेंगे हम इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, समाप्त यानी यहां से समझ आ जाएगी। ठीक है, HCF और LCM क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ही हम बता देंगे। ठीक है, आसान है बिल्कुल। 6 का करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 से कितनी बार 3 बार, तो 3 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, 20 का करेंगे हम 2 से कितनी बार 10 बार, और 2 से फिर कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार भाई 1 बार। यानी पहले 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का, लेकिन 3 का नहीं जाएगा 5 में। ठीक है, तो किसका जाएगा फिर 5 का ही जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब 6 को मैं कैसे लिखूंगा भाई 2 × 3। ठीक है, और 20 को मैं कैसे लिखूंगा भाई 2 की पावर 2 × में 5। ठीक है, अच्छा HCF निकालेंगे। देखो HCF क्या होता है भाई, HCF होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और उसकी निम्नतम घात का गुणनफल। दोबारा समझेंगे, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। देखो 2 इसके अंदर है, इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर आ रही है। तो 2 क्या हो गया उभयनिष्ठ। यानी इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात। ठीक है, अच्छा देखो तो उभयनिष्ठ 2 हो गया। अब देखो तो इसका मतलब यहां पर देखो तो FCF कैसे निकालेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो 2 आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दी इसको। ठीक है, तो यानी इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी HCF। ठीक है, तो HCF की परिभाषा क्या हो गई उभयनिष्ठ गुणनखंड और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात और उनका क्या करते हैं हम गुणनफल करते हैं। ठीक है, का गुणनफल ये और लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है भाई। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन सा है 2। अब 2 में कम घात कौन सी, एक जगह तो 2 की घात 2 है और एक जगह 1 है, तो किसको लेंगे 2 की, इसको लेंगे। ठीक है, ये होगा HCF, बिल्कुल आसान है। अच्छा भाई, अब LCM क्या होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। ठीक है, और उनका गुणनफल ठीक है भाई। अच्छा प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे। देखो इसका मतलब हम 2 को लेंगे, लेकिन किसी को दोबारा नहीं लेना है, 3 को लेंगे, 2 को हम ले चुके हैं। ठीक है, तो किसको लेंगे 5 को। ठीक है, अब देखो 2 की यहां पर कितनी घात है 1, यहां पर कितनी 2, लेकिन अधिकतम घात को लेना है और HCF में कम घात को लेना है, तो यानी 2 को लेना है। 3 की घात यहां पर 1 ही है, ये लेंगे। 5 की 1 की घात है। या फिर जब 2 संख्याओं का हम HCF और LCM निकालते हैं ना, तो HCF को हटा दो, यानी इसको हटा दो, बाकी क्या बचा 2 की घात 2, 3 और 5, यही तो बचा है। तो ये क्या निकल जाएगा LCM। इसको हल करेंगे, देखो वहां से ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 से 12, 12 पंजा 60। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM भी ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भाई, तो 96 का करेंगे और किसका करेंगे भाई 404 का। ठीक है भाई, करेंगे। देखो वहां से सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, यानी 96 का भाग देंगे,
तो ये जाएगा 48 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 24 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 12 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 3 बार। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार जाएगा। ठीक है, आप किस में देंगे भाई? 404 में। तो 2 से देंगे भाई, कितनी बार जाएगा? 202 बार। ठीक है, अब किसका जाएगा? अभी 2 का जा रहा है तो जाने दो, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा टोटल अपने पास 101 बार। अब 101 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी 101 का ही जाएगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम 96 को कैसे लिखेंगे भाई? 96 को 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 आ रहा है 5 बार, वो 3 आ रहा है 1 बार। ठीक है, और 404, ठीक है, 404, 404। अच्छा देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 101 1 बार। ठीक है, तो अब यहां से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है भाई, एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान है। एचसीएफ में क्या है देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। ठीक है, उभयनिष्ठ कौन सा? देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। अच्छा, 2 इसके अंदर, ये 2 हो गए। 101 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, यानी 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो दोनों के अंदर है, तो इसका मतलब 2 को लेंगे। अच्छा, 2 को ले तो लिया, अब क्या करना? इसकी न्यूनतम घात, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर यानी कम घात। अच्छा, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितनी? 2, यानी किसको लेंगे? 2 वाली को लेंगे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। अच्छा, 2 संख्याओं के लिए मैंने बताया था एचसीएफ को हटा दो, एचसीएफ को हटा दो तो क्या बचेगा? एलसीएम ही बचेगा, यानी एलसीएम कितना बचेगा? देखो 2 की घात कितनी बचेगी? 5, और 3 अकेला बच रहा है, 101 अकेला ही बच रहा है। ठीक है, इनको हल करने पर टोटल जो आएगा 96 9696। ठीक है, तो दोबारा देख लो, इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है, इसका भी मैंने किया है। ठीक है, 96 को मैं ऐसे लिखूंगा, 2 5 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है। ठीक है, 404 को मैं कैसे लिखूंगा भाई? 404 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और 101 1 बार आ रहा है, यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एचसीएफ। एचसीएफ होता है अभाज्य गुणनखंड की, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल, और उनका गुणनफल करते हैं। ठीक है भाई, यानी देखो उभयनिष्ठ कौन है? 2 इसमें भी, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन हो गया? कॉमन कौन हो गया? 2 हो गया। इसकी कम घात, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, यानी किसको लेंगे? कम घात को, यानी 2 को लेंगे, 2 की घात 2, ये 4 आ जाएगा। इसको हटा दो, बाकी जो बचेगा 2 संख्याओं के लिए, 3 के लिए नहीं है, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा अपना? एलसीएम बचेगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, वैसे समझ लो क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं, 2 लिया, 3 लिया, 101 लिया, घातों को मत देखो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को देखो, 2 3 101, 2 3 101। अब अधिकतम घात देखो, यहाँ पर 2 घात 2 है, 5, 5 वाले को लेंगे। ठीक है, 3 1 की घात है, 101 की भी 1 घात है, यानी यही आएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है भाई, 6 का करेंगे, बिल्कुल लीजिए भाई, कोई जोर ही नहीं पड़ेगा, 2 से 3 बार, और 3 से कितनी बार आएगा भाई? 1 बार आएगा। ठीक है, अब किसका करेंगे? 72, छोटी छोटी सी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 36 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 18 बार। अभी 2 का जा रहा है तो जाने दो। ठीक है, तो 2 से 9 बार, अब 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या आ गई, यानी यहां से आ जाएगा 3 का जाएगा इसमें। ठीक है, 3 का 3 बार, वो 3 से 1 बार। ठीक है, अब किसका लेंगे? 120, 120 का करेंगे भाई, 2 से कितनी बार? 60 बार। 2 से कितनी बार? 30 बार। 2 से कितनी बार?
15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 का नंबर, फिर 5 का नंबर, लेकिन 3 से ही चला जाएगा। ठीक है, 3 से 5 बार, 5 का भी दे सकते हैं क्योंकि अंक गणित की आधारभूत फिर में हमसे यही कहती है। ठीक है, अब देखो वहां से, तो 5 का देंगे 1 बार। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 6 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, 2 × 3, बिल्कुल छोटा सा। 72 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, 72 को 2 कितनी बार है इसमें, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। 2 तो है 3 बार, और 3 कितनी बार है भाई, 2 बार। 120, 120, इसमें 2 कितनी बार है भाई, 3 बार, और 3 एक बार, 5 एक बार। ठीक है भाई, 2 तो है 3 बार, 3 एक बार है, और 5 एक बार है। तो निकाल लेंगे इजी तरीके से ही। HCF महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक भी कह सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, तो HCF, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, ओबेनिस्ट गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, 2 को तो लेना पड़ेगा भाई। अच्छा, अब किसको लेना पड़ेगा, 3 को। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है भाई, 3 को भी लेना पड़ेगा भाई। अब देखो 5 ओनली इसी के अंदर है, बाकी के अंदर नहीं है, 5 को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, कम घात देखेंगे, 2 की कम से कम घात। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 1 को ही रहने दो। ठीक है, 3 में देखो, 3 में क्या करेंगे, कम घात, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी 1 को ही रहने देंगे, यानी 3 दूनी यहाँ से 2 3 6। ठीक है, HCF कितना जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। अब निकालेंगे LCM। ठीक है भाई, LCM कैसे निकालेंगे इसका, LCM में क्या करेंगे, देखो सभी का मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 3 2 3 2 3 5, 2 3 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है। तो 2 3 और 5, इनके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे, इनकी अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम पावर। अब देखो वहां से 2 की यहाँ पर कितनी घात है, 1, नहीं लेना है। यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 3, यानी 2 की अधिकतम घात क्या लेंगे, 3 को लेंगे। ठीक है, अब 3 पर चलते हैं भाई। 3 पर देखो, 3 की यहाँ पर 1 घात है, नहीं लेंगे। यहाँ पर कितनी है, 2 है, लेंगे। यहाँ पर कितनी है, 1, यानी अधिकतम घात कितनी है, 2, और 5 तो बेचारा अकेला भाई, इसको ले ही लेंगे। ठीक है, एक ही घात है। अच्छा देखो यहाँ से, ये कितना जाएगा, 8, ये कितना जाएगा भाई, 9, ये कितना जाएगा भाई, 5, तो ये आ जाएगा पनाम 45, और 45 अट्ठे होते हैं 360। तो इसका जो LCM आया है, लघुत्तम समापवर्तक कह दो या LCM कह दो, वो कितना है, 360। दोबारा देख लो यहाँ से, इनका अभाज्य गुणनखंड किया है मैंने। ठीक है, इसका सबका क्या है, 6 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 72 को ऐसे, और 120 को ऐसे। HCF में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, यानी ओबेनिस्ट गुणनखंड देखते हैं। ओबेनिस्ट देखो 2 और 3 है, 5 देखो, 5 इसमें है लेकिन बाकी में नहीं, 2 और 3 सब में है, 2 और 3 को ले लिया। और कम घात 1 घात है, कम से कम घात 1 है 2 की, इससे कम नहीं है। ठीक है, और 3 की कितनी, 1, तो 6 आ गया। ठीक है, LCM में क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। 2 3 5 के अलावा कोई नहीं, यहाँ पे 2 3 5 को लिया है। अधिकतम घात देखो, 2 की अधिकतम घात 3, 3 की 2 है, और 5 की तो 1 ही है। ठीक है, ये आएगा 360। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे 1.1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए, नई वीडियो देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।